नासा का मिशन है आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना। हम इसके बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा नहीं जानते, और यही तो यूनिवर्स का नेचर है। जिसके लिए नासा अपने साइंटिस्ट्स को स्पेस और स्पेस क्राफ्ट को सोलर सिस्टम से बाहर भी भेजती है। डिस्कवरीज करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने जैसा है, और कुछ पता नहीं होता कि वहां क्या है। वहां कुछ भी हो सकता है। अपोलो के एस्ट्रोनॉट को मून के सरफेस पर ऐसी चीज मिली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्या ये ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल? CIA के एक डेयरिंग मिशन ने सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सीक्रेट को अनलॉक किया। ये किसी न किसी तरह से पता लगाने वाले हैं कि स्पेस प्रोब कैसे बना था। और एक डीप स्पेस मिशन ने दूर की एक दुनिया में एक पिरामिड का पता लगाया। हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीरीज पर हमें ऐसा कुछ मिलेगा। नासा के मिशंस ऐसी कई चीजें सामने लाते रहते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। जो अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट को परेशान कर रही है। ये है नासा's अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स। क्यूरियोसिटी रोवर की एक इमेज ने दुनिया भर में कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। इस तस्वीर के लेफ्ट में शैडो को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि वहां कोई है। कोई चीज मार्स की सतह पर शैडो बना रही है। ये एक ह्यूमन फिगर लगता है। सितंबर 2012 नासा का क्यूरियोसिटी रोवर 1 महीने से मार्स के गेल क्रेटर के एक्सप्लोरेशन पर है। हम मार्स में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ये काफी कुछ अर्थ जैसा है। हम इस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैबोरेटरी को ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां शायद पहले कभी लाइफ रही होगी। हो सकता है कि वहां पहले की लाइफ के कुछ एविडेंस मिले, और आज हमारे पास उसका पता लगाने के लिए कुछ टूल्स भी हैं। रोवर में लगे 17 कैमरास इसकी जर्नी के हर एक स्टेप की फोटो ले रहे हैं, और नासा इनसे सैकड़ों इमेज ऑनलाइन पब्लिश कर रहा है। एक नेविगेशन कैमरा की एक फोटो में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज दिखी। इस इमेज में और मार्स की दूसरी इमेजेस में एक बड़ा डिफरेंस है, और वो है शैडो। तो सवाल ये उठता है कि ये शैडो आखिर किस चीज से बन रही है। ये फोटो वायरल हो गई और मिस्टीरियस शैडो से जबरदस्त स्पेकुलेशन शुरू हो गया। ये एक ह्यूमनॉइड फिगर लग रहा है, एक इंसान जैसा शेप, एक शैडो जो रोवर के ठीक बाहर खड़ी किसी चीज की है जो कैमरे में कैप्चर हुई है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है। नासा ने इस शैडो का कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स सुराग के तौर पर नासा के एक लीक हुए डॉक्यूमेंट की ओर इशारा करते हैं। हमें मिली चीजों में एक स्प्रेडशीट थी, और उस चीज पर एक टाइटल था, नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स। इसका क्या मतलब हो सकता है? नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स? क्या वो किसी और प्लेनेट से आए थे? अगर वो अर्थ पर प्रोस्टेड नहीं है तो वो कहाँ है? शायद वो मार्स पर परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस का हिस्सा हो। मार्स पर इंसान के मिशन को दिखाने वाली मैट डेमन की फिल्म की कामयाबी ने इस रेड प्लेनेट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। लेकिन नासा का दावा है कि अभी उसमें मार्स पर मैन स्पेसक्राफ्ट भेजने की कैपेबिलिटी नहीं है। क्या मार्स पर हमारे लोग हैं? क्या सचमुच कोई सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम चल रहा है? अब तक मार्स पर कोई इंसान नहीं गया है। हमने अब तक कई स्पेसक्राफ्ट मिशन भेजे हैं, लेकिन वो सब रोबोटिक्स थे। नासा ने ये कहा कि अब तक कोई इंसान मार्स पर नहीं गया है, लेकिन हमारे पास काफी हद तक मार्स पर जाने की टेक्नोलॉजी है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? मार्स पर इंसान क्यों नहीं है? शक करने वाले लोग क्यूरियोसिटी रोवर की एक इमेज में मौजूद शैडो की शेप की ओर इशारा करते हैं, जो अभी यूज हो रहे किसी स्पेस सूट से मैच नहीं करता। आज तक डेवलप हुआ हर सूट एस्ट्रोनॉट को गैस बबल में रखता है, और इससे सूट्स बहुत इमोबिल हो जाते हैं। फोटो को देखें तो एस्ट्रोनॉट अपना हाथ हिला रहा है, जबकि आज के गैस सूट्स में ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन हाथ उठाने जैसी मूवमेंट्स सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकती है जब रोवर इमेज में मौजूद इंसान करंट ह्यूमन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सूट्स पहने हुए हों।
एविएशन टेक्नोलॉजी पब्लिक डिक्लेयर टेक्नोलॉजी से 10, 15, 20 इयर्स आगे चलती है। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। स्किन सूट्स डेवलपमेंट का काम अभी नासा और दुनिया के कुछ और लोग भी कर रहे हैं, और ये सूट्स वैसे नहीं हैं जैसे आप अब तक देखते आ रहे हैं। फोटो एनालिस्ट मार्क डी एंटोनियो कंप्यूटर मॉडलिंग की मदद से पता लगा रहे हैं कि इमेज में वो डिस्टिंक्टिव आर्म शेप किस चीज से पैदा हुई होगी। मैंने रोवर के मॉडल को उस जगह पर रखा जहां उसे रखा जाता है, और सूरज को वहां रखा जहां वो फोटो लेते समय था। मुझे जो पता चला वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फोटो जिन लाइटिंग कंडीशन में ली गई थी उन्हें रिक्रिएट करके शैडो के सोर्स का पता चल गया। जब मैंने उसे रेंडर किया तो मुझे ये नजर आया, और अगर आप देखें इस मार्स वाली फोटो को, ये शेप इसकी हो सकती है, और ये वाली शेप इसकी, और ये भी इसकी हो सकती है, और यहाँ पर एक मार्स कैंप लगा हुआ है। मुझे लगता है कि हम रोबोटिक आर्म के एंड पर मार्स हैंड लेंस इमेजर को देख रहे हैं। मार्स के पहले टूरिस्ट जैसी दिखने वाली चीज असल में क्यूरियोसिटी की अपनी शैडो है, और एस्ट्रोनॉट के आर्म जैसी लगने वाली चीज एक एक्सटेंडेड रोबोटिक आर्म है जिसमें कैमरा है। लेकिन शायद इंसान के मार्स पर जाने का दिन ज्यादा दूर नहीं है। इंसान को मार्स पर ले जाने वाला ओरियन स्पेसक्राफ्ट लगभग तैयार है। इस मिशन में काम आने वाले रॉकेट का ट्रायल यूटा में एटी के टेस्ट फैसिलिटी में चल रहा है। ये अब तक बने किसी भी लॉन्च व्हीकल से ज्यादा बड़ा है। ये पहले के सैटर्न 5 से भी 25% ज्यादा पावरफुल है। ओरायन उड़ान भरने लगा है। दिसंबर में हमने एक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट की लो अर्थ ऑर्बिट तक की फ्लाइट में जितने सिस्टम चेक हो सकते थे हमने किए, ताकि इस व्हीकल पर कॉन्फिडेंस बढ़े। ओरायन की एडवांस टेक्नोलॉजी एस्ट्रोनॉट को इतनी स्पीड से ले जाएगी जो पहले मुमकिन नहीं थी। कुछ न्यू टेक्नोलॉजी में से एक ये आयन ड्राइव्स हैं। ये एक ऐसा इंजन है जिसमें बड़ा एक्सप्लोरेशन नहीं होता, बल्कि बहुत छोटे पार्टिकल्स को लगभग लाइट की स्पीड से स्पेसशिप के पीछे एक नोजल से बाहर निकालता है। ये एक्सप्लोजन बहुत छोटा भी है और बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन मार्स पर इंसान को भेजने में कुछ और ऑब्स्टिकल्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 2.5 साल की इस जर्नी में एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा और हेल्दी रखना। हम स्पेसक्राफ्ट में इतने दिनों तक क्रू का पेट भरने लायक खाना कैसे रखें, और हम उन्हें सूरज से आ रहे डेडली रेडिएशन से कैसे बचाएं? सन पर भी कभी कभी स्टॉर्म्स आते रहते हैं। इससे उसके हाई स्पीड पार्टिकल्स उनकी बॉडी से होकर गुजरेंगे और उन्हें तुरंत कैंसर हो जाएगा। ये अच्छा नहीं होगा। किसी भी मैन्ड मिशन के लिए फूड एक प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर स्पेसक्राफ्ट काफी खाना ले जा सके तो इससे डेडली रेडिएशन का भी सॉल्यूशन मिल सकता है। खाना खाने के बाद आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, और आपके उस वेस्ट में हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन आपके लिए एक प्रीशियस रेडिएशन प्रोटेक्टेड है। आपको बस करना यह होगा कि अपने एक्सक्रीटा को अपने बैग में रखकर सील करके उन्हें वॉल में वहां पर लगा देना होगा जहां से आपने खाना लिया था, ताकि आपकी रेडिएशन फील्ड इंटैक्ट रहे। यानी मार्स के ट्रैवलर्स को अपने एक्सक्रीटा से लगातार एक रेडिएशन शील्ड बनानी होगी। मार्स पर जाने के लिए आप एक बार डीप स्पेस में पहुंच जाएं तो वहां इस तरह की इनोवेशन बहुत काम आएंगी। अभी तो क्यूरियोसिटी अकेले ही मार्स की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जल्द ही इसके साथ इंसान भी हो सकते हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम एक दिन मार्स पर जाएंगे, और हो सकता है उस समय कोई इंसान रोवर के पास आकर अपना हाथ उस पर रख दे, पर अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अपोलो 12 के एस्ट्रोनॉट्स एक अनएक्सपेक्टेड पे लोड लेकर अर्थ पर उतरे। उन कैमरास पर कोई जिंदा चीज है। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश में हैं। तब तक सबको लगता था कि स्पेस एक लीथल एनवायरनमेंट है। क्या इन्होंने चांद पर लाइफ ढूंढ ली है?
नवंबर 19, 1969। अपोलो 12 लूनर सरफेस पर पहुंचने वाला दूसरा मैन स्पेसक्राफ्ट बन गया। मैंने सोचा हम कहाँ लैंड करेंगे, लैंड करने की कोई जगह नहीं है। फिर हमने उन प्रोब्स के एलिमिनेट होने का इंतजार किया जो लैंडिंग पैड से लगभग 5 फुट नीचे थे, और मैंने कहा कॉन्टैक्ट लाइट। और फिर टचडाउन हुआ और मैंने सोचा अच्छा ये है मून, हम यहाँ पहुंच गए। अपोलो 12 सेकंड मैन लूनर लैंडिंग मिशन था। इस मिशन का एक गोल 2 साल पहले लैंड हुए सर्वेयर 3 प्रोब के छोड़े हुए हार्डवेयर को रिकवर करना भी था, और सरफेस पर इतने दिनों तक एक्सपोज रहने पर उन पर लूनर एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है ये देखना भी था। दोनों एस्ट्रोनॉट्स एलन बीन और पीट कॉनराड ने सर्वेयर 3 का थॉरो इंस्पेक्शन किया। ये चीजें किसी भी और स्पेस हार्डवेयर से ज्यादा दिनों तक स्पेस में रही हैं। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी टेलीविजन कैमरा, क्योंकि टेलीविजन कैमरा में मेटल्स होते हैं, उनमें कई अलग अलग तरह के मटेरियल थे, और ये लोग उन पर रेडिएशन टेम्परेचर चेंज और बाकी चीजों के इफेक्ट को देख सकते थे। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर आगे चलकर कभी आप चांद पर बेस बनाए यानी किसी तरह का कोई सिविलाइजेशन एफर्ट हो, तो आपको ये जानने की जरूरत पड़े कि क्या धूल हर चीज में घुस जाएगी, और इस फैक्ट का क्या होगा कि वहाँ कोई हवा नहीं है। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स का क्या होगा, इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है कि आपके इक्विपमेंट पर क्या असर पड़ा है। अर्थ से रवाना होने के 10 दिन बाद एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ सर्वेयर 3 के रिकवर्ड इक्विपमेंट लेकर लौटे। जब साइंटिस्ट्स ने कैमरा को एग्जामिन किया तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जिसने उन्हें हैरान कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस कैमरे को देखा और माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए सैंपल किया, और सैंपल की 33 लोकेशन में से एक में उन्हें ग्रोथ नजर आई। उन्हें उस कैमरा पर कोई जिंदा चीज मिली जो 2 साल से ज्यादा समय से मून के सरफेस पर थी। उस समय लोग ये मानते थे कि स्पेस एनवायरनमेंट में लाइफ का होना बहुत मुश्किल है, और कोई भी चीज स्पेस में एक्सपोज्ड रहकर सरवाइव नहीं कर सकती, वो मर जाएगी। हम जानते हैं कि स्पेस इनहॉस्पिटेबल है, वहाँ पानी नहीं है, सोलर रेडिएशन फ्लेयर है, वहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता। तो सवाल यह है कि क्या ये जिंदा चीज हमारी दुनिया की है या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल? ये चीज अर्थ के एक जाने पहचाने लाइफ फॉर्म से मिलती है। जो ऑर्गेनिज्म मिला था वो स्ट्रेप्टोकोकस टाइप ऑर्गेनिज्म था, जैसे ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, और अगर हम ठीक ढंग से ना खाएं तो वो ऑर्गेनिज्म बीमारियां पैदा करने लगते हैं। लेकिन जिस साइंटिस्ट को वो ऑर्गेनिज्म मिला था वो जानता है कि स्पेस में किसी तरह की ह्यूमन लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। सबसे पहला सवाल ये है कि ये चीज वहाँ कैसे पहुंची, ये कहाँ से आई थी? इसका एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये बैक्टीरिया बस उस इंस्ट्रूमेंट को अर्थ पर वापस लाने के बाद हुए कंटेमिनेशन का नतीजा था। सर्वेयर प्रोग्राम के साथ काम कर चुके एक नासा के साइंटिस्ट ने एक इंसिडेंट का दावा किया जिससे शायद सैंपल्स कंटामिनेट हुए होंगे। जब मैंने सैंपल्स के वीडियोस देखे तो मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात नोटिस की। इन्वेस्टिगेटर्स ने सैंपलिंग इक्विपमेंट को बिना ग्लव्स पहने उठाया और फिर वापस रख दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि एक इन्वेस्टिगेटर ने उस कैमरा एरिया पर सांस छोड़ी जिसे वो थोड़ी ही देर में सैंपल करने वाले थे। लेकिन नासा के करंट और फॉर्मर साइंटिस्ट इस कंटामिनेशन हाइपोथेसिस को नहीं मानते। मेरा मानना है कि ये एब्सोल्युटली, कंप्लीटली और टोटली इनकरेक्ट है। इस कैमरे के साथ काफी सावधानी बरती क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उनमें क्या है। कैमरे को डिसअसेंबल किया गया और उसकी डिटेल्ड स्टडी करने के जबरदस्त प्लान्स थे। वो हर पार्ट को देखने वाले थे, ये जांचने के लिए कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मौजूद होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं थी। कैमरा पर सिर्फ एक तरह के ऑर्गेनिज्म के मिलने से ये बात सही नहीं लगती कि अपोलो 12 के लौटने के बाद कंटामिनेशन हुआ होगा। उन्हें सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस माइटस मिला। अगर उन्होंने काम करते समय कैमरा को कंटामिनेट किया था तो इंसान के छींकने पर सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस माइटस नहीं निकलते, इनमें कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकलेंगे। नाक से निकली हर एक टाइनी ड्रॉप में लगभग 750 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं।
ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं लगता है कि ये कंटामिनेशन उस कैमरा को अर्थ पर लाने के बाद हुआ होगा। अगर कैमरा पर मिला लाइफ फॉर्म टेरेस्ट्रियल है और कंटामिनेशन का नतीजा नहीं है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता है कि ये किसी तरह अर्थ से मून तक गया होगा। कैमरा को असेंबल करने वाले किसी इंसान को छींक या खांसी आई होगी और कुछ ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैमरा लेंस पर चिपक गए होंगे और उसके साथ मून पर चले गए होंगे। लेकिन उन्हें वहां सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों मिला? इसका जवाब बहुत सीधा है, ज्यादातर मर गए होंगे। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस माइटस ने यह तय किया कि इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। ये 2.5 साल तक मून के सरफेस पर रहा, फिर अपोलो 12 के एस्ट्रोनॉट्स के साथ ये यहाँ चला आया। साइंटिस्ट्स का कहना है कि लूनर सरफेस पर सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म किसी तरह के सस्पेंडेड एनिमेशन में चला गया होगा। जब उन्होंने उस बैक्टीरिया को फिर से ग्रो करने की कोशिश की तो वो थोड़ा रिलक्टेंट था, उसे स्पीड पकड़ने में काफी वक्त लगा। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मून पर हो, वैक्यूम, ठंड और लो लेवल रेडिएशन में सरवाइव करने के लिए डीपली डोमेंट स्टेट पर चला गया हो, तो अर्थ पर लौटने पर अच्छे कंडीशंस में भी उसे एक्टिव होने और फुल मेटाबॉलिक एक्शन में लौटने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर सर्वेयर पर मिला लाइफ फॉर्म सचमुच अर्थ से गई हुई कोई चीज है और स्पेस में सरवाइव कर चुकी है, तो इससे एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मून की सरफेस पर 2.5 इयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेस में एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ले जाए जा सकते हैं। तो इसे बेस मान के हमें लाइफ के स्प्रेड होने के अपने आइडिया पर दोबारा सोचना होगा। लाइफ सिर्फ प्लैनेट तक सीमित नहीं है। सोलर सिस्टम में बहुत दूर एक नासा प्रोब को स्पेस में लुढ़क रहे एक रॉक पर अनआइडेंटिफाइड लाइट सोर्स मिले। एक डेड रॉक जैसी चीज पर लाइट चमक रही है। कोई ह्यूमन क्राफ्ट कभी वहां नहीं पहुंचा, फिर भी वहां जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ये पिरामिड जैसा दिखता है। मार्च 2015। एस्टेरॉयड बेल्ट को एक्सप्लोर करने के अपने मिशन के लगभग 8वें साल में नासा का डॉन प्रोब सीरीज के पास पहुंचा। अभी हम नई डिस्कवरी के करीब हैं। हम एस्टेरॉयड बेल्ट में जा रहे हैं। हम वहां देखेंगे कि एस्टेरॉयड बेल्ट के ऑब्जेक्ट किन चीजों से बने हैं। ये हमारा नया फ्रंटियर है, एक्सप्लोर करने की नई जगह है। कई प्लैनेटरी साइंटिस्ट को लगता है कि सीरीज एक प्रोटोप्लैनेट है। ये ऐसी चीजों में से एक है जो फॉर्म तो हुई लेकिन प्लैनेट जितनी बड़ी नहीं हो सकी। इसलिए शायद क्लू होंगे कि प्लैनेट कैसे बनते हैं। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि वहां क्या मिलने वाला है। सीरीज की पहली क्लोजअप इमेजेस जब अर्थ पर पहुंची तो साइंटिस्ट को समझने में बहुत दिक्कत हुई कि उन्हें क्या दिख रहा है। जब हमने उस चीज की पहली इमेजेस देखी तो वी वर कंप्लीटली स्टन्ड। डस्ट और क्रेटर से भरे उसके ग्रे सरफेस पर ये लाइट्स कहां से आ गईं? वो भी इतनी ब्राइट व्हाइट स्पॉट्स जो पूरे सीरीज की किसी भी और चीज से बहुत ज्यादा ब्राइट है। जब प्रोब प्रोटोप्लैनेट के पास से गुजरा तो कुछ और तस्वीरों में और ज्यादा लाइट नजर आई। फिर हमें रियलाइज हुआ कि लाइट कोई वन ऑफ फिनोमिनन नहीं है बल्कि एक पैटर्न है। पहले ऐसी 2 लाइट्स थीं और फिर ब्राइट स्पॉट्स पर एक क्लस्टर दिखाई दिया। ये स्पॉट्स एक क्रेटर के अंदर थे। साइंटिस्ट्स ने 2 अलग-अलग क्रेटर में फैले लगभग 1 दर्जन ब्राइट स्पॉट्स देखे। ये कोई लाइट ट्रिक नहीं है, ये चीजें असली हैं और बहुत बड़ी है, करीब 10 किलोमीटर की। ये तो किसी शहर जितनी बड़ी है। इन मिस्टीरियस शाइनिंग स्पॉट्स के बारे में शुरू में लोगों ने अनुमान लगाया कि वो बर्फ से बने हो सकते हैं। जब आप प्लांट पर शाइनिंग रिफ्लेक्टिव सरफेस देखते हैं तो आइस कैप जैसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे अर्थ पर पोलराइज्ड कैप, चमकीली और बहुत रिफ्लेक्टिव। लेकिन आइस थियरी के साथ एक प्रॉब्लम है। सेरेस बर्फ से ढका हुआ है। अगर प्रोटोप्लैनेट का पूरा सरफेस बर्फ से ढका है तो उसके सिर्फ कुछ हिस्सों को नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट को चमकना चाहिए। पूरे प्लैनेट पर कई जगहों पर यह चमक आखिर क्यों नहीं?
वहां असल में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए आपको पजल के छोटे छोटे हिस्सों को आपस में जोड़ना होगा। साइंटिस्ट्स अभी भी लाइट की मिस्ट्री से हैरान हैं और इस बीच 3 महीने बाद प्रोब ने कुछ नई इमेजेस भेजी जिनमें और भी अजीब चीजें हैं। हमने इस सीरीज पर एक स्ट्रेंज फीचर देखा। ये ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, वो भी पिरामिड की शेप में। ये पिरामिड अकेले ही ऐसे खड़ा है। ये लगभग एल्प्स जितना बड़ा है, लेकिन अर्थ के साइज के 1% जितने डॉर्फ प्लैनेट पर। मतलब इसका होना वैसा ही है जैसे गोल्फ बॉल पर आईफिल टावर। इतनी छोटी सी चीज पर इतने बड़े फीचर्स आखिर कैसे बन सकते हैं? ये बहुत अनयूजुअल है। सीरीज लगभग परफेक्ट स्फीयर है। उसकी सरफेस पर ये पिरामिड एक बिल्कुल ऑड स्ट्रक्चर है। हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीरीज पर हमें ऐसा कुछ मिलेगा। सीरीज पिरामिड की साइड में एक अनयूजुअल फीचर से हिंट मिलता है कि स्ट्रेंज स्ट्रक्चर का रिश्ता दूसरी जगहों पर मौजूद ब्राइट स्पॉट्स से हो सकता है। हमें इस पिरामिड पर स्ट्राइप्स भी दिखते हैं जो उतनी रिफ्लेक्टेड तो नहीं लेकिन काफी ब्राइट हैं। क्या वो भी सीरीज पर दिख रहे दूसरे ब्राइट स्पॉट जैसे ही हैं या फिर वो किसी और प्रोसेस से बने हैं? जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट्स अर्थ पर सुराग ढूंढ रहे हैं। अर्थ पर आप जो सबसे चमकीले हिस्से देखते हैं वो एक्चुअली सॉल्ट फ्लैट्स हैं, जैसे यूटा या बोलिविया में नजर आते हैं। सॉल्ट बहुत रिफ्लेक्टिव चीज है। ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स से बना होता है जो लाइट को वापस आपकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हो रहा हो, वहाँ पर सॉल्ट मौजूद हो। अगर सीरीज पर सॉल्ट की वजह से ब्राइट स्पॉट्स बने हैं तो इससे सब कुछ बदल सकता है। सॉल्ट फ्लैट फ्लूइड्स से या पानी से बनते हैं। पानी उन चीजों में से एक है जो लाइफ को एग्जिस्ट करने में मदद करता है, और अगर वहाँ कुछ सॉल्ट कंटेंट वाला कोई सॉफ्ट सरफेस ओशन हो, शायद हम यहाँ देख रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए जो करेक्ट केमिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मौजूद हैं, और ये कमाल की बात है। डॉन स्पेसक्राफ्ट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं जो देख सकें कि सीरीज के सरफेस के नीचे क्या है। फिलहाल हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। अभी तक सीरीज हमारे लिए एक कंप्लीट मिस्ट्री है। कोल्ड वॉर के समय CIA ने सोवियत स्पेस सीक्रेट चुराने का एक डेयरिंग प्लान बनाया। ये क्लासिक हाईएस्ट मूवी जैसा है, लेकिन इसे करने वाले लोग CIA एजेंट हैं। क्या एक हाई रिस्क कोवर्ट ऑपरेशन से नासा फिर से स्पेस रेस के मुकाबले में लौट सकेगा? अगर ये लोग पकड़े गए तो सुपर पावर के रिलेशंस को जबरदस्त डैमेज होगा। स्पेस स्पाइज। अक्टूबर 4, 1957, कोल्ड वॉर एक नए और डेंजरस फेज में पहुंचने वाली है। सोवियत यूनियन ने दुनिया के पहले ऑर्बिटल सैटेलाइट स्पुतनिक के लॉन्च के साथ ही स्पेस रेस शुरू कर दी है। सोवियत यूनियन ने हमें जोरदार झटका दिया। इस बार उन्होंने हमें हरा दिया। ये एक शौक था क्योंकि हम हमेशा खुद को एक वर्ल्ड लीडर समझते थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके जवाब में द वैंडा नाम का एक सैटेलाइट तैयार किया। करोड़ों लोगों ने लॉन्च को टीवी पर लाइव देखा। कुछ फुट ऊपर जाकर ये रॉकेट फट गया। वो हमारे लिए भी बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था, वो भी कैमरास के सामने। यहाँ तक कि केनेडी ने भी स्पेस में रशिया के टोटल डोमिनेंस को स्वीकार किया। केनेडी ने कहा कि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। पैनिक और डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती जा रही थी और अब ये जरूरी हो गया था कि जल्दी ही कुछ किया जाए। सोवियत यूनियन ने अपनी कामयाबी को दुनिया के सामने पेश करने का फैसला किया। 1959 में रशिया ने अपने सबसे मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट में से कुछ को इंटरनेशनल ट्रेड सोर्स में दुनिया भर में भेजा। CIA के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आप दुश्मन की चीज को हासिल करके देखना चाहते हैं कि ये क्या बना सकते हैं। इसके लिए कुछ लोगों की टीम को उसे खोल कर देखना होगा। सोवियत यूनियन का स्टार है इनका उस समय का सबसे एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट लूनिक 5, जिसने हाल ही में मून के पिछले हिस्से की तस्वीरें भेजी थीं। अमेरिकन्स को लगा कि ये अच्छा मौका है, लेकिन अपने इन्वेंशन को शो ऑफ करने की जल्दी में रशियंस ने डमी पीस की जगह असली स्पेसक्राफ्ट ही भेज दिया। ये अमेरिकन्स के लिए एक मौका हो सकता था अगर वो इसका फायदा उठा पाएं।
लेकिन प्रोब के आसपास कड़ी सोवियत सिक्योरिटी थी। रशियंस ये अच्छी तरह से जानते थे कि CIA ये जरूर देखना चाहेगी और यही वजह थी कि एग्जीबिशन हॉल्स के आसपास 24 आवर्स सर्वेलेंस थी। ये मिशन इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था, लेकिन CIA ऑपरेटिव्स को पता चला कि हर एग्जीबिशन के बाद प्रोब को पैक करके ट्रैक से एक लोकल रेल यार्ड में भेजा जाता था। रेल यार्ड में सोवियत गार्ड्स की टाइट सिक्योरिटी थी जो वहाँ आने वाले हर क्रेट को चेक करते थे। रेल यार्ड तक पहुंचने के सफर में CIA को मौका मिल गया। इन्हें पक्का नहीं मालूम कि क्या चीजें आ रही हैं और कब आ रही हैं। इससे CIA एजेंट को ट्रक को इंटरसेप्ट करने के लिए एक लूप होल मिल गया। CIA ने कोल्ड वॉर के डेयरिंग कोवर्ट ऑपरेशन में से एक की शुरुआत की। ये ल्यूनिक को किडनैप करेंगे, खोलेंगे, उसकी फोटो लेंगे और फिर वापस जोड़कर इस तरह वापस कर देंगे कि किसी को उसके गायब होने का पता भी ना चले। उन्हें हर कीमत पर यह पता लगाना था कि स्पेस प्रोब कैसे बना था। CIA एजेंट्स ने एग्जीबिशन ट्रक ड्राइवर में से एक को अपने साथ मिला लिया और उससे कहा कि वो एग्जीबिशन साइट से आइकॉनिक को लेकर सबसे आखिर में निकले। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि वो गाड़ी को वहां ले जाए जहां CIA का ड्राइवर उसे लेने वाला था। वो ट्रक को हाईजैक करके एक सैंडविच यार्ड में ले गए जिसे उन्होंने इसी काम के लिए किराए पर लिया था। सुबह लूनिक के हैंडलर्स स्टॉक चेक करेंगे। अगर स्पेसक्राफ्ट उससे पहले सही सलामत नहीं लौटा तो चोरी पकड़ी जाएगी। ये एक लाइफ और डेथ सिचुएशन थी। अगर ये लोग पकड़े गए तो सुपर पावर रिलेशंस को बहुत डैमेज होगा। समय तेजी से बीत रहा है और USA की टीम ने आइकॉनिक को एग्जामिन करना शुरू किया, लेकिन अचानक इनका काम रुक गया और सडनली लाइट्स ऑन हो गईं। अचानक बूम, सब लोग अपनी जगह पर रुक गए। क्या ये पकड़े गए? क्या इन्हें गोली मार दी जाएगी? कुछ सेकंड्स बिल्कुल खामोशी रही। ये एक फॉल्स अलार्म था। एक ऑटोमेटिक टाइमर था। ये अचानक हो गया। पैनिक खत्म हो गया। अब एक्सपर्ट्स को देखना है कि उनके पास क्या है। उन्हें जैकपॉट मिल गया। ये कोई रेप्लिका नहीं, असली प्रोसिक्यूशन मॉडल है, सीरीज में 5th। तेजी से काम करते हुए अंडरकवर टीम ने स्पेसक्राफ्ट की इन डेप्थ एग्जामिनेशन की। ये रात भर लूनिक को खोलते रहे और हर पार्ट की फोटो लेते रहे, उसे एनालाइज करते रहे और अंदाजा लगा रहे थे कि हर पीस कैसे लगेगा। जल्दी ही सुबह होने वाली है और टीम को इस मॉड्यूल को फिर से बनाना है ताकि ये बिल्कुल इन टच दिखे। मिलिट्री इंटेलिजेंस में इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंफॉर्मेशन हासिल करें पर दुश्मन को इसका पता ना चले। लेकिन लूनिक प्रोब्स के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं आते। उनमें से कुछ बोल्ट्स फिट नहीं हो रहे थे, उनमें से कुछ को घिसाना पड़ा। एक पीस था जो फिट नहीं हो रहा था। वो एक रॉड थी जो अपनी जगह पर नहीं लग रही थी। लोड बियरिंग रॉड मॉड्यूल का कंपोनेंट है। अगर वो नहीं होती तो रशियंस को चोरी का पता चल जाता। सिर्फ कुछ मिनट बचे थे कि CIA टीम ने उसे लगा दिया और असेंबली पूरी हो गई। लूनिक को क्रेट में लेकर ट्रक रेल यार्ड में पहुंच गया और सुबह 7 बजे गार्ड वहां आया। उसने क्रेट को चेक किया और उसे रवाना कर दिया गया। 1 साल बाद उसके मॉस्को लौटने तक सोवियत यूनियन को उस चोरी का पता नहीं चला और उस वक्त तक वो पता भी नहीं लगा सकते थे कि किस देश में लूनिक को किडनैप किया गया था। सोवियत स्टेट सीक्रेट्स अब नासा के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के हाथों में है। इससे जुड़े हुए कोई भी सीक्रेट्स अमेरिका के लिए नया स्पेसक्राफ्ट बना रहे लोगों के काम आते। ये ठीक ठीक बताना इम्पॉसिबल है कि चुराए गए लूनिक से मिली इंफॉर्मेशन का US स्पेस प्रोग्राम पर कितना असर पड़ा, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन के 1 साल बाद ही एलन स्पेस में पहुंचने वाले अमेरिका के पहले आदमी बन गए। शायद हम कभी जान नहीं पाएंगे कि लूनिक का US स्पेस प्रोग्राम पर कितना असर पड़ा। उन्होंने असल में लूनिक से क्या पता लगाया था, उसके डिटेल्स अब भी क्लासिफाइड हैं। आगे देखिए। रात के आसमान में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट नजर आया और ये अर्थ की ओर बढ़ रहा है। ये जरूर कोई स्पेसक्राफ्ट होगा, ये और कुछ हो ही नहीं सकता। एक एस्ट्रोनॉमर को अर्थ की ओर आता हुआ एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ये ऑब्जेक्ट डीप स्पेस से हमारी ओर आ रहा है
और कोई नहीं जानता ये एग्जैक्टली क्या है। इसकी ट्रेजेक्ट्री से लगता है कि इसमें किसी तरह का इंजन है। वो ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर है उसे देखकर लगता है कि वो पहले किसी इंजन से चल रहा था। हमने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। किसी ने इसे बनाया, लेकिन किसने? मई 16, 2010 टूसॉन, एरिजोना के नॉर्थ में पहाड़ियों पर लगा एक टेलीस्कोप लियो कंस्टेलेशन की ओर आसमान को स्कैन कर रहा है। यह नासा के उस मिशन का हिस्सा है जो ये पता लगाता है कि स्पेस में हमारी तरफ कौन से खतरे आ रहे हैं। सोलर सिस्टम में ढेर सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, इसलिए हम उन्हें ढूंढने और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके ऑर्बिट्स कहाँ हैं, और हम ये इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर में कोई भी अर्थ के ज्यादा करीब ना आए। एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स ये कभी भी हो सकते हैं। ये अर्थ की पूरी हिस्ट्री में होते रहते हैं। ये कल भी हैं। टेलीस्कोप डेटा एनालिसिस से ऐसी चीज का पता चला जिससे शायद हमें खतरा हो सकता है। ऑब्जर्वर्स ने इस नई चीज की डिटेल्स को कैम्ब्रिज, मैसेच्यूसेट्स में माइनर प्लैनेट्स सेंटर भेजा, जहां इसे एस्टेरॉयड डेजिग्नेशन 2010 KQ नाम दिया गया। लेकिन लगभग उसी समय साइंटिस्ट को एक अजीब बात दिखाई दी। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स के ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें वो सन का चक्कर लगाते रहते हैं। ये चीज बहुत ही अजीब है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अर्थ के ऑर्बिट में है। ऐसा लगता है कि ये चीज अर्थ को ट्रैक कर रही है। जब समझ ना आए एग्जैक्टली कि ये क्या है तो दूसरे एक्सपर्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। आखिर हमारे सामने क्या चीज है ये? नासा ने हवाई की इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी से इसे और करीब से देखा। इसमें कुछ बहुत ही अजीब बात है। 2010 KQ की ब्राइटनेस की स्टडी से ये उसके साइज का पता लगाने में कामयाब रहे। ये बहुत ही छोटी सी चीज है। ये बस कुछ ही फीट लंबी है और मोस्ट एस्टेरॉइड से बहुत छोटी है। इस चीज का छोटा साइज इसकी अकेली अनोखी बात नहीं है। नासा ने दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स से मिले डेटा के जरिए 2010 KQ के अपने ऑर्बिटल कैलकुलेशन को फाइन ट्यून किया। उन्होंने पता लगाया कि उसका अभी जो ऑर्बिट है उसे किसी भी नेचुरल फोर्स से अचीव करना इम्पॉसिबल है। इस ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट को देखकर लगता है कि किसी समय ये इंजन से चल रहा था। इस डिस्कवरी ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। कुछ लोगों का मानना है कि ये हमें इन्वेस्टिगेट करने आया एक एलियन प्रोब्स है, लेकिन अगर आपके पास अर्थ के पास आकर हमें अब्सॉर्ब करने की टेक्नोलॉजी है तो ये ऑर्बिट बहुत इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि ये हर 25 साल में सिर्फ एक बार इसे पास लाएगा। नासा का इन्वेस्टिगेशन इसी बेसिस पर चल रहा है कि 2010 KQ एक एस्टेरॉइड है। मई 25 को एस्ट्रोनॉमर ने इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हवाई में फॉक्स टेलीस्कोप को इसकी तरफ मोड़ा। ऑब्जर्वेशन से पता चला कि 2010 KQ के कलर में एक अजीब बात है। अगर यह एस्टेरॉइड था तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका सरफेस डल और डार्क होता, लेकिन ये ब्राइट और रिफ्लेक्टिव है। 2010 KQ का कलर किसी भी तरह के एस्टेरॉइड से मैच नहीं करता, लेकिन ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड चीज से मैच करता है। 1980s में नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये पता लगाने के लिए कि जब पेंट्स कई साल तक स्पेस के एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड रहते हैं तो उन पर क्या असर पड़ता है। साइंटिस्ट्स ने इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग को 2010 KQ से मिलाया तो रिजल्ट्स ने उन्हें हैरान कर दिया। इस चीज का रंग एज्ड टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट से बिल्कुल मिलता जुलता है, जो रॉकेट बूस्टर में इस्तेमाल होने वाले पेंट का रंग है। ये चीज रॉकेट्स में इस्तेमाल होने वाले पेंट से कवर्ड है। इसका नतीजा साफ है। नासा ने कहा कि ये सिर्फ एक मैन मेड ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, लेकिन ये आखिर आया कहां से? शटल या कुछ सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है तो उनके बूस्टर रॉकेट यूज होने के बाद उनसे अलग होकर अर्थ पर गिर जाते हैं। इस चीज की ट्रेजेक्टरी को ट्रेस करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये पहले कहाँ थी, और क्या ये 1970s के मिडिल के आसपास किसी रॉकेट लॉन्च का बचा हुआ हिस्सा हो सकती है।
इसके ऑर्बिट को स्पेस और टाइम में पीछे की ओर ट्रेस करके साइंटिस्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि ये अप्रैल 1975 में अर्थ ऑर्बिट से निकला होगा। इससे 2010 KQ की आइडेंटिटी का पता लगाना थोड़ा आसान हो गया। हमें लगभग यकीन है कि ये रशियन लूनर प्रोब का अपर रॉकेट स्टेज है। लेकिन इस थियरी में एक प्रॉब्लम है। डीकमीशन सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से भी बाहर नहीं निकल पाते, तो ये चीज कैसे निकल गई? अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए अकेले बूस्टर रॉकेट्स की पावर काफी नहीं है, काफी ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। पर एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है बूस्टर L1 लैग्रेनियन पॉइंट कहलाने वाली एक स्पेशल पोजीशन में पहुंच गया हो। L1 लैग्रेंजियन पॉइंट वो जगह है जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस करके खत्म कर देती है। इस पॉइंट से गुजरने वाली चीज अचानक बिना किसी रीजन के ही अपना ऑर्बिट बदल सकती है। अगर कोई चीज L1 लैग्रेंजियन पॉइंट से पास करे तो ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि वो किस ऑर्बिट में जाएगी। हो सकता है कि 2010 KQ L1 पॉइंट पर पहुंच गया हो और अर्थ के ठीक आगे सूरज के ऑर्बिट में पहुंच गया हो। ये अर्थ से थोड़ा तेज घूम रहा है और हमारे ऑर्बिट में हमारे पास पहुंचने और जमीन पर लगे टेलीस्कोप से नजर आने लायक दूरी में आने में इसे कई डेकेड्स लग सकते हैं। अब तक तो यही लगता है कि 2010 KQ एक रशियन लूनर मिशन का ही पार्ट है, लेकिन इस थियरी को सही या गलत साबित करने में काफी वक्त लगेगा। अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। हमें 2030 तक वेट करना होगा, जब ये ऑब्जेक्ट फिर से हमारी तरफ आएगा। आगे देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लाइव वीडियो फीड में एक एस्ट्रोनॉट चिल्लाते हुए सुनाई दिया। एक हाईली ट्रेंड एस्ट्रोनॉट डर कर चीख रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया? एक इनविजिबल फोर्स पूरी की पूरी गैलेक्सी को स्पेस में एक पॉइंट की ओर खींच रही है। ये कोई इतनी बड़ी चीज है कि हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई नहीं जानता कि ये क्या है। यूनिवर्स में हम जितना जानते हैं या जितना सोचते हैं उससे भी कहीं ज्यादा चीजें हैं, तो कौन जाने क्या होगा। जून 30, 2001 नासा ने हमारे यूनिवर्स के सबसे दूर के हिस्सों को देखने के लिए WMAP डीप स्पेस प्रोब लॉन्च किया। ये गैलेक्सीज के पूरे क्लस्टर्स की मूवमेंट को ट्रैक करता है। 7 साल बाद इसके डेटा से एक ऐसी बात सामने आई जो सही नहीं लग रही। कई गैलेक्सी क्लस्टर स्पेस में एक जगह की ओर बढ़ रहे थे और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। नासा के स्पेस सेंटर के साइंटिस्ट्स ने डेटा को रिव्यू किया और वो भी इसी इनक्रेडिबल कंक्लूजन पर पहुंचे। एक्चुअली गैलेक्सी एक ही डायरेक्शन में एक साथ मूव कर रही है और ये चीज हमें बहुत अनयूजुअल लगती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिग बैंग थियरी के अनुसार गैलेक्सीज को अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर ये सभी गैलेक्सी क्लस्टर स्पेस में एक ही पॉइंट की ओर सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है वहां कोई चीज उन्हें खींच रही है। ऐसा लगता है जैसे वो एक जॉइंट कॉस्मिक ड्रेन में खींचे चले जा रहे हैं। कोई बेहद पावरफुल चीज बिग बैंग के इफेक्ट को खत्म करके गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रही है। साइंटिस्ट्स देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन इसकी वजह अब तक नहीं पता। अगर आप मैग्नेट को एक बॉक्स में छिपा दे तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आपके हाथ में कैंपस है और आप उसे मैग्नेट के आसपास घुमाए तो देखेंगे कि कैंपस उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ऑब्वियस है कि वहाँ पर कोई चीज है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो क्या चीज है। एक थियरी के अनुसार इस इफेक्ट के पीछे कोई बहुत बड़ी चीज हो सकती है। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत हैवी चीज है। ये स्पेस टाइम को उस तरफ झुका रही है जिससे ये गैलेक्सी उस तरफ जा रही है। क्या किसी चीज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो सकती है कि गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच सके? ग्रेविटी वो ताकत है जिससे हम सब यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं, लेकिन असल में ये एक वीक फोर्स है। हाँ, अगर इसे बहुत बड़े मासेस में कंबाइन कर दिया जाए तो ये बहुत पावरफुल हो सकती है। यूनिवर्स में
जो कुछ सबसे बड़ी चीजें हैं वो हैं ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स गैलेक्सीज में होते हैं जिनमें हमारी गैलेक्सी भी शामिल है और इनका मास स्टार्स के बराबर होता है। और गैलेक्सीज के न्यूक्लियर का मास हमारे सन से मिलियन या बिलियन टाइम्स ज्यादा होता है। लेकिन अभी तक मिला सबसे बड़ा ब्लैक होल हमारे सन से 12 बिलियन टाइम्स बड़ा है, लेकिन वो भी कई गैलेक्सीज को अपनी तरफ नहीं खींच सकता। इस थियरी में एक और प्रॉब्लम है। अगर कोई जाइगेंटिक ब्लैक होल है तो हमें उसका एविडेंस दिखेगा। वो गैस को अपने अंदर खींच सकता है या उसे इजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि ब्लैक होल से भी कुछ ज्यादा अजीब बात हो रही है। इस जबरदस्त फोर्स को कोई नहीं समझ पा रहा है और इसीलिए इसे डार्क फ्लो नाम दिया गया है। आप डार्क मैटर या डार्क एनर्जी या डार्क कुछ भी सुनते हैं तो साइंस में इस कोड का मतलब है कि हमें नहीं पता ये क्या चीज है। हमारी यूनिवर्स में दिखने वाली कोई भी चीज डार्क फ्लो की वजह से नहीं है। इसे समझने के लिए साइंटिस्ट्स को और आगे देखना चाहिए। इस काम को करने वाली कोई भी चीज हमें नजर नहीं आ रही है, इसलिए ये यूनिवर्स में हमारे होराइजन से आगे की चीज होगी। कुछ लोगों का दावा है कि हम मल्टीवर्स में रहते हैं। हो सकता है यूनिवर्स एक नहीं कई हो और हम एक छोटे पॉकेट में रहते हैं। हो सकता है उन्हें कोई पास का यूनिवर्स दिखा हो जो हमें एक खास डायरेक्शन में खींच रहा है। हम यूनिवर्स के ऐसे एरियाज देख रहे हैं जहां कई गैलेक्सी एक नैरो टनल में खींची चली जा रही है। ये शायद किसी और यूनिवर्स का एंट्रेंस वे है। डार्क फ्लो की डिस्कवरी शायद ऐसे सफर का पहला कदम है जो हमें उस रियलिटी से आगे ले जाएगा जिसके बारे में आज हम जानते हैं। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आप जो चाहे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो ऑब्जर्व न हो हम उसे सच नहीं मान सकते। डार्क फ्लो की वजह पर रिसर्च जारी है। दो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास नजर आए। हम नहीं जानते कि ये दोनों चीजें क्या हैं। लाइव वीडियो फीड देख रहे सैकड़ों लोगों ने वो आवाज सुनी जो एक एस्ट्रोनॉट की चीख जैसी थी। एक हाईली ट्रेंड एस्ट्रोनॉट डर कर चीख रहा है। आखिर वहां क्या हो रहा है? नवंबर 24, 2014 एक रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट रिप्लेसमेंट क्रू को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंचा। स्पेस स्टेशन के बहुत पास पहुंचने पर आपको ये पक्का करना होता है कि स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन और उसका एंगल बिल्कुल सही हो। सोयूज फाइनल डॉकिंग प्रोसीजर्स कर रहा है और तभी लाइव वीडियो फीड में एक चीख गूंजी। ये इटली की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट सैमंथा क्रिस्टोफरेटी की आवाज है। अचानक क्रिस्टोफरेटी इटालियन में चीखी, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, और उसके साथ रशियन कॉस्मोनॉट की आवाज आई। उसने कहा, काम डाउन, काम डाउन। एस्ट्रोनॉट की इस चीख का क्लिप वायरल हो गया और कई ऑनलाइन कमेंटेटर्स ने दावा किया कि ये चीख डर की वजह से निकली थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ऑब्वियस है कि वो एस्ट्रोनॉट डर से चीख रही है। क्रिस्टोफरेटी ने क्या देखा? वीडियो फीड एनालिसिस से दो चीजों का पता चला जो क्रिस्टोफरेटी के चीखने से ठीक पहले नजर आई थी। आप कैमरे के सामने से गुजरती दो छोटी चीजें लेकिन क्लियरली डिफाइंड चीजें देख सकते हैं। ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। यहां तक कि ये कैमरे का भी कोई इफेक्ट नहीं लगता। ये तो बिल्कुल असली चीजें लगती हैं। हैरत की बात यह है कि ये दो चीजें पहले नजर आई और फिर क्रिस्टोफरेटी चीखने लगी, ओह माय गॉड। कुछ लोगों ने इन लाइट्स को स्पेस जंक के टुकड़ों का रिफ्लेक्शन बताने की कोशिश की, लेकिन इस थियरी में एक प्रॉब्लम है। एस्ट्रोनॉट्स को खिड़कियों के बाहर अक्सर डेब्री दिखता रहता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे उन्हें शॉक लगा। पॉसिबिलिटी ये है कि वीडियो फुटेज में ब्राइट डॉट्स असल में छोटे स्पेसक्राफ्ट हैं। स्पेसक्राफ्ट की एक नई क्लास है जिसे कहते हैं क्यूबसैट्स।
ये स्पेसक्राफ्ट बहुत छोटे हैं। ये बस 4 इंचेस बाय 4 इंचेस बाय 4 इंचेस के छोटे स्क्वायर होते हैं और इनका वेट लगभग 1 किलो होता है। क्यूब सेट्स को शुरू में स्टूडेंट को सैटेलाइट बनाने का तरीका दिखाने के लिए बनाया गया था। अब नासा और दूसरी एजेंसीज उन्हें मून और यहाँ तक कि दूसरे प्लेनेट के मिशन के लिए यूज कर रही है। और क्रिस्टोफरेटी के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुँचने से कुछ समय पहले ही इन छोटे स्पेसक्राफ्ट्स का एक बैच रिलीज किया गया था। 2014 में ऐसे 33 टाइनी क्राफ्ट्स इस स्पेस स्टेशन से निकले थे। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर मैं स्पेस में होती और इन छोटी छोटी चीजों का एक झुंड मेरी ओर आता दिखता तो शुरू में शायद मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे पता नहीं चलता कि वो क्या है। इन चीजों के दिखाई देने के 2 दिन बाद क्रिस्टोफरेटी ने अपने ब्लॉग की एक एंट्री में अपनी एक्सप्लेनेशन दर्ज की। क्रिस्टोफरेटी ने कहा कि वो जिस सीट पर बैठी थी वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत देर के बाद अचानक नजर आया और वो दिखने में है ही इतना कमाल का कि कोई भी देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाए। ऐसे कई वंडरफुल और फैंटास्टिक मोमेंट्स हैं जब आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पहली बार देखते हैं। उसके रंग, मेरा मतलब उसके सोलर पैनल पर चमकती धूप और उसका वो ग्लो मानो कैंप फायर में हो, वो कमाल का भी होता है। क्रिस्टोफरेटी डर से नहीं बल्कि बड़े हैरत से चीखी थी। जब आप पहली बार स्पेस स्टेशन जाते हैं तो चाहे आपको कितनी भी ट्रेनिंग मिली हो, बिल्ट और अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस आपके होश उड़ा देते हैं। मून पर इंसान के पहले मिशन से लेकर आज तक कुछ सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करते हुए ये साफ होता जा रहा है कि हम कितना कम जानते हैं।